शेर जी, हाँ। देखो कोई भी चीज हिलती है ना तो उसकी शक्ल ही बनती है ना। वो क्या हुआ, गाड़ी हिलती होगी तो मैं हिलता था, जब गन्ना हिल गया तो शक्ल बन गई। लेकिन गणपत, मेरी तो बस तकदीर ही खुल गई। तकदीर खुल गई। हाँ। आगे देखो आपका क्या क्या होता है। हम दोनों का बंधा है बंधन प्रीत प्यार की डोर से। अगर फिल्मों की बात हो और उसमें मराठी सिनेमा के बादशाह, कॉमेडी के किंग और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ू दादा कोंडके साहब का जिक्र न आए तो कहानी अधूरी ही रह जाती है। आपको बता दें कि लगातार 25 सप्ताह तक चलने वाली उनकी 9 फिल्मों ने ऐसा इतिहास रचा कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अमर हो गया। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बात आज भी बहुत कम लोगों को पता है कि इनका नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज में है। जरा आगे की सोच, सोच मेरी बुलबुल आगे की सोच। इन्होंने अपना सफर एक छोटे से बैंड से शुरू किया था और वहां से उठकर ऐसा मुकाम हासिल किया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान इन पर टिक गया। ले लिया, हाथ ले लेता हूँ। दरअसल इनकी शुरुआत तो साधारण हुई थी, लेकिन नतीजा मिला था असाधारण स्टारडम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे दादा कोंडके साहब ने पूरे महाराष्ट्र पर ऐसा राज किया कि हर थिएटर में सिर्फ वही दिखते थे, हर पोस्टर में सिर्फ वही नजर आते थे, और कैसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे से उनकी दोस्ती इतनी मजबूत हुई कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवार की तरह खड़े रहे। लेकिन बस इतना ही नहीं, आखिर क्यों देव आनंद साहब दादा कोंडके से नफरत करने लगे थे, और आखिर क्यों राज कपूर साहब ने इनके डर के मारे अपने ही बेटे ऋषि कपूर की फिल्म की रिलीज 2 महीने आगे बढ़ा दी थी। आखिर कहाँ गए इनके बड़े भाई जिन्हें आज कोई नहीं जानता, और आखिर क्यों इनकी खुद की बेटी ने ही इनका नाम अपनाने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, ऐसे और भी कई धमाकेदार सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। इससे पहले भी हमने दादा कोंडके साहब पर एक वीडियो बनाया था जिसे आप सभी ने इतना प्यार दिया कि हमें दूसरा पार्ट बनाने पर मजबूर होना पड़ा। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी जरूर देखिए, क्योंकि असली मजा वहीं से शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं दादा कोंडके साहब के जीवन का दूसरा अध्याय। वो अध्याय जिसमें है शक्ति, विवाद, दोस्ती, राजनीति और वो किस्से जिनके बिना दादा कोंडके की दास्तान पूरी हो ही नहीं सकती, यानी कि दादा कोंडके पार्ट 2। मैं नीचे से आया मगर तुम कहाँ से आई? बस आई तो आई और गाड़ी के ऊपर चढ़ बैठी। अरे वाह, समझो तुम्हारी गाड़ी के ऊपर मैं चढ़ बैठा तो चलेगा? दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, अगर फिल्मों की बात हो और उसमें मराठी सिनेमा के बादशाह, कॉमेडी के किंग और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ू दादा कोंडके साहब का जिक्र न आए तो कहानी अधूरी ही रह जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे कृष्णा कोंडके ने एक छोटे से बैंड से अपनी शुरुआत की और विच्छा मांझी पुरीकरा नाटक से पूरे महाराष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन उनका असली जलवा तो तब शुरू हुआ जब उन्होंने सिनेमा का चुनाव किया। 1972 में उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा जो न सिर्फ भारतीय सिनेमा बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अमर हो गया। उन्होंने लगातार 9 ऐसी फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 25 सप्ताह तक चली। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि दादा कोंडके ने उस दौर में बिना किसी बड़े स्टूडियो या गॉडफादर के सीधे जनता के दिलों पर राज्य किया। सोचिए, एक ऐसा दौर था जब मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के थिएटरों में सिर्फ और सिर्फ दादा कोंडके की फिल्में चलती थीं। उनकी फिल्में साधारण दिखती थीं, टूटी फूटी झोपड़ियां, देहाती किरदार और वो ठेठ मराठी लहजा, लेकिन उनके पीछे छिपा होता था एक ऐसा जबरदस्त व्यावसायिक गणित जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा पाया। दादा कोंडके के लिए मार्केटिंग का मतलब था सीधी बात, नो बकवास। उनकी फिल्मों के नाम जैसे पांडु हवालदार, तुमचा आमचा झमेल, आंधला मारतो डोला सीधे दर्शकों को बताते थे कि फिल्म में क्या मिलेगा। कॉमेडी, मस्ती और डबल मीनिंग का तड़का। उनके पोस्टर पर अक्सर उनकी नायिका के साथ
उनका एक जरा शरारती पोज होता था जो गांव शहर के हर मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और साधारण व्यक्ति को आकर्षित करता था। गचुला पाहून कळी माझी लई खुलते। उनकी फिल्में बहुत ही कम बजट में बनती थीं, लेकिन उनकी कमाई का ग्राफ आसमान छूता था। इससे क्या हुआ? हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर थिएटर मालिक उनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार रहता था। दादा कोंडके ने साबित किया कि बड़े सेट, विदेशी लोकेशन या महंगी स्टारकास्ट नहीं, बल्कि जनता की नब्ज को पकड़ना ही असली स्टारडम है। वो महाराष्ट्र के हर आम आदमी के हीरो बन गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिखकर जरूर बताएं कि दादा कोंडके साहब की कौन सी फिल्म आपको बेहद ही पसंद है। देखते हैं किस फिल्म का नाम सबसे ज्यादा आता है। जब कोई छोटा कलाकार इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है तो बड़े दिग्गजों की नजर उस पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बॉलीवुड के एक एवरग्रीन सुपरस्टार देव आनंद साहब दादा कोंडके से नफरत करने लगे थे। ये बात है 70 के दशक की। देव आनंद साहब अपनी एक बहुप्रतीक्षित फिल्म डार्लिंग डार्लिंग को रिलीज करने वाले थे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी। ठीक उसी समय दादा कोंडके ने अपनी मराठी फिल्म तुमचा आमचा जमेल को रिलीज करने का ऐलान किया। दादा कोंडके ने मुंबई के कुछ मुख्य थिएटरों को अपनी फिल्म के लिए बुक कर लिया। देव आनंद साहब की टीम को लगा कि ये एक छोटी सी मराठी फिल्म है, ये क्या टक्कर देगी। लेकिन दादा कोंडके के जनता जनार्दन कनेक्शन ने कमाल कर दिया। नतीजा, तुमचा आमचा जमेल देखने के लिए थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गईं। लोगों ने ब्लैक में टिकटें खरीदी। इसके विपरीत देव आनंद साहब की डार्लिंग डार्लिंग को दर्शकों का वैसा प्यार नहीं मिला। देव आनंद साहब को लगा कि दादा कोंडके ने जानबूझकर अपने कॉमेडी एक्शन से उनके रोमांटिक थ्रिलर को नुकसान पहुंचाया है। उन्हें ये बात चुभ गई कि एक मराठी फिल्म ने उनके स्टारडम को चुनौती दी और उनकी फिल्म को कमजोर कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद देव आनंद साहब ने दादा कोंडके से सार्वजनिक तौर पर दूरी बनाए रखी। ये एक ऐसा किस्सा है जो बताता है कि जब दादा कोंडके की फिल्म रिलीज होती थी तो हिंदी सिनेमा के बड़े से बड़े सितारे भी रास्ता बदल लेते थे। इससे भी दिलचस्प किस्सा है राज कपूर साहब का। ये बात 1970 के दशक के उत्तरार्ध की है। राज कपूर जी अपने बेटे ऋषि कपूर के करियर को एक नई दिशा देना चाहते थे। उनकी बहुचर्चित फिल्म बॉबी की सफलता के बाद ऋषि कपूर की अगली बड़ी फिल्म जहरीला इंसान रिलीज होने वाली थी। रिलीज की तारीख भी तय थी, लेकिन तभी पूरे महाराष्ट्र में दादा कोंडके साहब की एक और धमाकेदार फिल्म पांडु हवालदार की रिलीज की घोषणा हुई। राज कपूर एक दूरदर्शी व्यक्ति थे और वो जनता की नब्ज को पहचानते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि जब दादा कोंडके की फिल्म आती है तो वो पूरे मूवी गोइंग माहौल को अपनी तरफ खींच लेती है। उन्हें डर था कि अगर जहरीला इंसान और पांडु हवालदार एक साथ रिलीज हुई तो ज्यादातर थिएटर दादा कोंडके को ही प्राथमिकता देंगे और ऋषि कपूर की फिल्म को अपेक्षित ओपनिंग नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर ऋषि कपूर के उभरते करियर पर पड़ सकता था और इसलिए राज कपूर साहब ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने ही बेटे की फिल्म जहरीला इंसान की रिलीज को लगभग 2 महीने आगे बढ़ा दिया। मेरा नाम शक्ति कपूर है और मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ जिसको दादा कोंडके साहब के साथ काम करने का मौका मिला। ये उस दौर के एक शोमैन का दूसरे मास कॉमेडियन के सामने घुटने टेकने जैसा था। ये साबित करता है कि महाराष्ट्र में दादा कोंडके का बॉक्स ऑफिस पर प्रभाव किसी भी शोमैन या सुपरस्टार से कम नहीं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा था। बाप वैसा अकलेचा काय संबंध आहे? आमच्या बाबाला अकल होती का? तरी पण आम्ही झालो का नाही? दादा कोंडके और बाला साहेब ठाकरे की दोस्ती एक ऐसी मिसाल है जो भारतीय राजनीति और सिनेमा के इतिहास में शायद ही कहीं और मिले। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों के जनता जनार्दन थे। बाला साहेब अपनी बेबाक और स्पष्ट राय से मराठी मानुष के दिलों पर राज करते थे। वहीं दूसरी ओर दादा कोंडके
अपनी कॉमेडी और फिल्मों के माध्यम से हर मराठी व्यक्ति के मनोरंजन और दुख सुख से जुड़े थे। ये दोस्ती सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं थी। ये तब परवान चढ़ी जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। जब जब दादा कोंडके जी की किसी फिल्म पर सेंसरशिप या किसी और गुट द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर जरूर पड़ती थी, तब बाला साहेब और शिवसेना हमेशा दादा कोंडके के पीछे एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। उनका स्पष्ट संदेश होता था कि दादा कोंडके मराठी संस्कृति का हिस्सा है और उन पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दादा कोंडके ने भी बाला साहेब को राजनीतिक रूप से पूरा समर्थन दिया। अपनी लोकप्रियता का उपयोग उन्होंने शिवसेना के प्रचार के लिए भी किया। उनके सभाओं में जुटी भीड़, उनके पोस्टर और उनके डायलॉग्स अक्सर शिवसेना के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाते थे। उनके भाषण की रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। ये संबंध सिर्फ दोस्ती का नहीं था, ये आपसी सम्मान और एक जैसी विचारधारा का था। दोनों ही अपने मास अपील, जनता से सीधा जुड़ाव को समझते थे और अपने अपने तरीके से मराठी अस्मिता को आगे बढ़ाते थे। दादा कोंडके साहब की फिल्मों पर एक सबसे बड़ा विवाद हमेशा से रहा है उनका डबल मीनिंग हास्य। उनके आलोचक अक्सर कहते थे कि उनकी फिल्में अश्लील हैं, लेकिन दादा कोंडके का जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं वही दिखाता हूं जो जनता को पसंद है। दादा कोंडके ने अपनी फिल्मों में हमेशा वह भाषा, वह संस्कृति और वह हास्य दिखाया जो महाराष्ट्र के ग्रामीण और छोटे शहरों की जनता रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करती है। उनके किरदार भोले भाले, सीधे साधे, लेकिन थोड़ी सी शरारत से भरे होते थे। उनके संवादों में अक्सर एक ऐसा शब्द या वाक्य होता था जिसका एक सीधा, इनोसेंट यानी कि मासूम अर्थ होता था और दूसरा एक जरा शरारती यानी कि डबल मीनिंग अर्थ। उन्होंने हमेशा तर्क दिया कि अश्लीलता देखने वाले की आंख में होती है, उनके संवादों में नहीं। उन्होंने कहा कि उनका हास्य समाज का वो हिस्सा है जिसे बड़े शहरों के एलीट वर्ग ने नजरअंदाज कर दिया है। दरअसल उनकी सफलता का रहस्य यही था। उन्होंने उस साधारण जनता को जो बड़े स्टूडियो की साफ सुथरी फिल्में नहीं देखती थीं, उन्हें अपना सिनेमा दिया। उनके दर्शक थिएटर में जाते थे, हंसते थे, सीटियां बजाते थे और एक बोझिल जीवन से 2 घंटे का ब्रेक लेते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन आशा पारेख के साथ उनका एक ऐसा जबरदस्त विवाद हुआ था जिसकी गूंज आज भी इंडस्ट्री में सुनाई देती है। क्या था उस झगड़े का असली राज? क्या आपको पता है कि किशोर कुमार साहब, जो उस समय किसी के लिए गाने को तैयार नहीं थे, उन्हें इस शख्स ने कैसे सिर्फ एक शर्त पर अपनी फिल्म में गाना गवाने के लिए मना लिया था? वो शर्त क्या थी? और सबसे दिलचस्प बात, सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी इन्हें इतना क्यों पसंद करती थीं? क्या कोई अनकहा रिश्ता था इनके बीच या कोई ऐसी खास अदा जिस पर आशा जी फिदा थीं? देखिए, समय की कमी है, इसीलिए अभी हमें रुकना होगा। लेकिन अगर आप तमाम अनसुलझे रहस्यों और इन सनसनीखेज कहानियों के जवाब जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखकर तूफान ला दीजिए। आपके कमेंट्स हमें मजबूर कर देंगे कि हम जल्द से जल्द आपके सामने इनका तीसरा सबसे धमाकेदार अध्याय लेकर आएं। इस वीडियो को आग की तरह अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि बॉलीवुड के ऐसे अंधेरे कोने सिर्फ यहीं खुलते हैं। धन्यवाद।